हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आर्टिकल 17 अर्थात अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता का नागरिकों के अधिकारों पर किस तरीके से प्रभाव होता है, अस्पृश्यता नागरिकों के अस्तित्व को किस तरीके से प्रभावित करती है और इसका नकारात्मक स्वरूप किस तरीके से नागरिकों की कार्यप्रणाली, कार्यशैली और उसकी क्षमताओं को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया, अर्थात किस तरीके से हम भारतीय समाज में, भारतीय व्यक्तियों में और भारतीय समाज की स्वरूप में जो अस्पृश्यता निहित है उसको किस तरीके से उसका अबॉलिशन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको जड़ से मिटा सकते हैं। क्योंकि किसी भी समाज के संपूर्ण और व्यापक सर्वांगीण विकास के लिए उस समाज में निहित किसी भी स्तर की अस्पृश्यता का अंत करना अपरिहार्य होता है। बिना अस्पृश्यता के अंत किए हम उस समाज के सर्वांगीण और लोकप्रिय विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अस्पृश्यता का तात्पर्य यह होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, उसके अस्तित्व को विभिन्न सिरों से नकारना, विभिन्न स्वरूपों नकारना, और यही नकारने की जो भावना होती है एक नागरिक के या एक व्यक्ति के अस्तित्व को खतरा, चुनौती होती है, और वह नागरिक अपनी संपूर्ण क्षमताओं का बाह्य प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, और इसके अभाव में नागरिक अपने मूल स्वरूप से कमजोर होता है। नागरिक अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है। और इसी के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि किन 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 अस्पृश्यताओं के स्वरूपों को नकारा गया है, और राज्य नामक इकाई और राज्य विधानमंडल और संसदीय व्यवस्था अस्पृश्यता के निवारण के लिए, उसके अंत के लिए या उसके समूल विनाश के लिए किस प्रकार कानून का निर्माण करेगी और किस तरीके से लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में नागरिकों का चरमोत्कर्ष अवस्था में विकास करेगी। इसमें बताया गया कि लोकतांत्रिक धरातल में निर्योग्यता से उपजी भेदभाव का अंत, अर्थात लोकतांत्रिक जो हमारा देश है उसमें अगर कोई अलोकतांत्रिक तरीके से, या हम कह सकते हैं कोई भेदभाव किया जाता है, कोई निर्योग्यता स्थापित करने की कोशिश की जाती है, किसी को योग्य न मानना, किसी के स्वरूप को नकारना, तो इसके लिए हमने कानूनी प्रावधान किए हैं। इसके लिए हमने भारतीय संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को, वहीं संसदीय व्यवस्था द्वारा संसद को कानून निर्माण करने की विधिक शक्ति दी गई है, ताकि हम नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न स्तर में निहित असमानताओं को समाप्त कर सकें। चाहे वो हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता से संबंधित असमानता हो, चाहे व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे को नकारने संबंधी असमानता हो, चाहे जातीय असमानता हो, चाहे नस्लीय असमानता हो, चाहे किसी अन्य स्वरूप में निहित असमानता हो। अर्थात राज्य विधानमंडल और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ संसद संपूर्ण प्रकार के भेदभावों को मिटाने के लिए, उनका जड़ से समूल नाश करने के लिए, कानून बनाने के लिए विधायी शक्ति प्राप्त है, वहीं राज्य विधानमंडल को भी नागरिकों के सर्वांगीण हितों के लिए, खासतौर से अस्पृश्यता के अंत के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अर्थात राज्य विधानमंडल व्यक्तियों में निहित अस्पृश्यता के अंत को नकारने के लिए कानूनी रूप से विधि बना सकती है, और इस विधि द्वारा अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस तरीके से भेदभाव करता है तो कानूनी रूप से दंडनीय होगा। उसके पीछे विधि का बल छुपा होगा, उस अपराध के पीछे, और यही हमारे अनुच्छेद 17 में समाहित है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि नागरिकों की क्षमताओं, योग्यताओं, उनके अस्तित्व को लोकतांत्रिक संरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व देना, अर्थात नागरिकों में निहित क्षमताएं, उनकी योग्यताएं, उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं और उनमें निहित संपूर्ण स्वरूप को हम किस तरीके से लोकतांत्रिक माध्यम से प्रतिनिधित्व दे सकें। क्योंकि जब हम अस्पृश्यता का अंत करने की बात करते हैं तो हम एक प्रकार की असमानता मिटा रहे होते हैं, एक प्रकार की नस्लीय असमानता, एक प्रकार की जातीय असमानता, एक प्रकार की वैचारिक असमानता, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि अस्तित्व के स्वरूप को नकारने की असमानता को मिटा रहे होते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी इंसान को, किसी भी मानव जाति को, किसी भी नागरिक को उसके मूल स्वरूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वह नागरिक, वह व्यक्ति विकास को प्राप्त नहीं होगा। वह व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का एक स्पष्ट स्वरूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। इस प्रतिनिधित्व के अभाव में न सिर्फ वह व्यक्ति पिछड़ेगा, बल्कि उस व्यक्ति के साथ साथ वह समाज भी पिछड़ेगा, वह राष्ट्र भी पिछड़ेगा जहाँ इस व्यक्ति का निवास है, हम कैसे वह व्यक्ति जहाँ पे रहता है या जहाँ पे उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस निर्भर करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 इन्हीं बातों को स्पष्ट तौर पर नकारता है कि अगर हम
इस तरीके की भेदभाव को जन्म देते हैं, इस तरीके के भेदभाव को स्वीकार करते हैं, जहाँ पे सामाजिक बंटवारा जन्म लेता है, जहाँ पे मानसिक बंटवारा जन्म लेता है, जहाँ पे नस्लीय भेदभाव जन्म लेता है, जहाँ पे जातीय भेदभाव जन्म लेता है। तो यह एक तरीके से हम कहते हैं मानव जाति को विखंडित करता है। मानवीय जाति को विखंडित करने के साथ साथ राष्ट्र के स्वरूप को विखंडित करता है, क्योंकि अब हम वर्गों में बटे होते हैं, अब हम जातीय स्वरूप में बटे होते हैं, अब हम यहाँ पे नस्लीय स्वरूप में बटे होते हैं। ऐसे समय में जो राष्ट्र का एक एकीकृत स्वरूप है वो विखंडित हो जाता है, क्योंकि एक वर्ग अपने स्वरूप की संरक्षा के लिए परेशान है, दूसरा वर्ग अपने स्वरूप की संरक्षा के लिए परेशान है, और तीसरा वर्ग जातीय हिंसा नस्लीय हिंसा को लेके उग्र है। इस तरीके से हमारा जो एक एकीकृत समानता का स्वरूप है वह विखंडित हो जाता है। हम एक दूसरे की क्षमताओं से अनभिज्ञ हो जाते हैं, एक दूसरे की योग्यताओं से अनभिज्ञ हो जाते हैं, एक दूसरे की निहित स्वप्नों से अनभिज्ञ हो जाते हैं, एक दूसरे की लोकतांत्रिक सहयोग की भावना से अनभिज्ञ हो जाते हैं। और इसके अभाव में हम न तो राष्ट्र को एकीकृत स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, न ही मानव जाति को एकीकृत स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, और न ही किसी देश समाज और राज्य को स्पष्ट लोकतांत्रिक पहचान दे सकते हैं। और यही अनुच्छेद 17 की बेहतरीन खूबसूरती है कि हमने अस्पृश्यता के अंत करने के लिए विभिन्न स्तरों से कानूनों का निर्माण किया और नागरिकों में निहित उन भावनाओं को उनके मूल में ही ध्वस्त करने की कोशिश की जो मानव जाति का दुश्मन है। क्योंकि दोस्तों, जब तक कोई व्यक्ति, नागरिक, समाज, राष्ट्र, जाति, नस्लीय या अन्य किसी प्रकार के रंग रूप के भेदभाव से घिरा होता है, तब तक वह अपना संपूर्ण सुयोग्य प्रतिनिधित्व दे ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति इन भावनाओं से घिरे रहता है कि वो जाति नस्ली हिंसा का शिकार है, हम कह सकते हैं कोई अन्य प्रकार की भावनाओं का शिकार है, तो उसके स्पष्ट पहचान, उसके स्पष्ट प्रतिनिधित्व को न तो वह अपने स्तर से दे सकता है, न ही राष्ट्रीय स्तर में दे सकता है, और न ही राज्य या सामाजिक स्तर पर दे सकता है। और इन सब के अभाव में हम विकास की यात्रा में एक सुयोग्य सहयोग नहीं दे पाते हैं, चाहे वो व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पर हो। क्योंकि व्यक्ति स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है कहीं पे भी। व्यक्ति जहाँ स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, उससे उसके राज्य का प्रतिनिधित्व जुड़ा होता है, उससे उसके समाज का प्रतिनिधित्व जुड़ा होता है, उससे उसका राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जुड़ा होता है। और यही संपूर्ण प्रतिनिधित्व हम कह सकते हैं वैश्विक प्रतिनिधित्व को जन्म देता है, एक विश्व बंधुत्व की भावना को जन्म देता है कि वैश्विक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम एक मानव जाति को एकीकृत करने की कोशिश करते हैं। और यही अनुच्छेद 17 का मूल ध्येय भी है। दोस्तों, वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में संशोधन किया गया, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1955 तक का अधिनियम लागू था। उसमें जरूरी आवश्यक दृष्टिकोणों के साथ परिवर्तन किया गया, और साथ ही इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। अर्थात अब यहाँ पे यह बताया गया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस अधिनियम को निर्मित किया गया, ताकि नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा इस अधिनियम की सुरक्षा के तहत पा सके। अर्थात इस अधिनियम की परिधि में ही नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अगर किसी नागरिक के साथ उसको अस्पृश्यता के उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है जो अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो यह अधिनियम उसको अपनी परिधि में संरक्षा या सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम ने नागरिक को एक सशक्त स्तंभ प्रदान किया, ताकि नागरिक अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ा सके। जब इसमें संशोधन किया गया तो इसमें विस्तार पूर्वक एवं आवश्यकता के अनुरूप इसके दांडिक उपबंधों को और सशक्त बनाया गया और मजबूत बनाया गया। और दोस्तों, यही उपबंध अस्पृश्यता से उपजी अमर्यादित और गैर मानवीय गतिविधियों पर कड़ा कानूनी प्रहार करते हैं। क्योंकि इन उपबंधों में यह निर्मित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति गैर मानवीय गतिविधि करता है, कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का सहारा लेकर किसी के साथ भेदभाव करता है, तो उसको किस तरीके से कानूनी उपबंधों के तहत मर्यादित रूप से दंडित किया जाएगा। और दोस्तों, इसी में नागरिकों को हम कह सकते हैं कि अमर्यादित भावनाओं, अमर्यादित व्यवहार, अस्वीकार्य व्यवहार, नस्लीय व्यवहार, जातीय व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार से न सिर्फ सुरक्षा कवच प्रदान किया गया, बल्कि उसको अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को एक नागरिक के तौर पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर भी प्रदान इस अनुच्छेद ने किया। यही वह सुरक्षा कवच था जिसके माध्यम से नागरिक अपने स्वरूप को स्पष्ट कर सकता है, अपने अस्तित्व को स्पष्ट कर सकता है, और अपने प्रतिनिधित्व को विभिन्न वर्गों में समाहित कर सकता है, अपने प्रतिनिधित्व को विभिन्न स्तरों से योगदान दे सकता है। वैसे तो अगर हम देखें तो अस्पृश्यता शब्द न तो संविधान में ही परिभाषित किया गया है और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया, परंतु अस्पृश्यता के अंतर्गत आने वाले व्यवहारों को, उसके क्रियाकलापों को, उसके प्रभाव क्षेत्रों को
कानून के द्वारा निर्योग्य या अयोग्य साबित किया जाता है और साथ ही उसमें दंड का विधान भी स्थापित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में यह व्यवस्था दी कि इसका शाब्दिक एवं कानूनी समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। अर्थात उन्होंने बताया, मैसूर उच्च न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 17 का प्रयोग शाब्दिक और कानूनी तौर पर स्पष्ट तो नहीं है, परंतु इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 17 शाब्दिक और कानूनी तौर पर परिभाषित तो नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐतिहासिक तौर पर हम करते आ रहे हैं। अर्थात हमने देखा कि हमारी भूतकाल से ही इसका प्रयोग होते आ रहा है, चाहे ये कानून स्पष्ट रूप में था या नहीं था, क्योंकि अस्पृश्यता कहीं ना कहीं एक सामाजिक भेदभाव को जन्म देता है। एक ऐसा सामाजिक भेदभाव जो एक दूसरे को नकारने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, अर्थात मानव के द्वारा मानव को नकारने की प्रवृत्ति। हालांकि जन सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत इस तरीके की अस्पृश्यताओं को एक दंडनीय अपराध के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि हमने मानव की सुरक्षा के लिए इन असामाजिक अव्यवस्थाओं को उनके मूल स्वरूप से ही स्वीकार कर दिया, क्योंकि मानव के उत्थान को हमने प्राथमिकता दी, मानव के कल्याण को प्राथमिकता दी, और यही प्राथमिकताएं लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल भी होती हैं। तो इस तरीके से हमने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत इस तरीके की निर्योग्यताओं को कानूनी तौर पर दंडनीय बनाया और साथ साथ मानव को उसके स्पष्ट स्वरूप में परिभाषित करने की कोशिश की। जन सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत जहां हमने इस अपराध को दंडनीय घोषित किया, वहीं इसके अंतर्गत हमने दंड का प्रावधान भी किया, जिसमें 6 माह का कारावास एवं 500 रुपीज अर्थदंड के रूप में लगाया जाता है, ताकि व्यक्ति इस तरीके की समस्याओं से न सिर्फ छुटकारा पाए, बल्कि जो व्यक्ति इस तरीके की समस्याओं को जन्म देता है उसको भी विभिन्न स्तरों से दंडनीय किया जा सके, वैधानिक स्तरों से, कानूनी स्तरों से और संवैधानिक स्तरों से। और दोस्तों, साथ ही जन सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद को, वहीं राज्य विधानमंडलीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को यह कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदान की गई है कि इस तरीके की निर्योग्यताओं, इस तरीके की असमर्थताओं, इस तरीके की भेदभाव पूर्ण व्यवहार को नकारने के लिए और उसको दंडित करने के लिए वो अपने अपने स्तर से राज्य के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, और ये कानून राज्य के नागरिकों को हितार्थ निर्मित किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे यह, अगर हम इसको एक संपूर्ण आयाम में समझने की कोशिश करें तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जब एक नागरिक दूसरे नागरिक को मानसिक रूप से अस्वीकृति प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं उसके स्वरूप को अस्वीकृति प्रदान करता है, तो यहाँ पे हमने उसके लिए एक कानूनी उपबंध किया है ताकि उस पर कानूनी प्रहार किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, हमने भारत की आज़ादी के साथ ही जब भारतीय संविधान निर्मित हुआ तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हमने प्रत्येक भारतीय नागरिक ने स्वयं को वैधानिक और हम कह सकते हैं संवैधानिक रूप से आत्मार्पित किया, जिसका तात्पर्य यह होता है कि हम नागरिक को न सिर्फ वर्तमान में संरक्षण देंगे, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से नागरिक को संरक्षण देने के लिए विभिन्न स्तरों पर जरूरी आवश्यक दृष्टिकोणों से कानूनों का निर्माण करेंगे। और यही हमारी भारतीय संविधान की खूबसूरती भी है। और अनुच्छेद 17 में निहित उन दुर्भावनाओं को, अनुच्छेद 17 मानव में निहित उन दुर्भावनाओं को नष्ट करने के लिए निर्मित किया गया था। क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो उसमें बताया कि हम भारत के लोग जो जो चीज़ें उसमें बताएंगे, लोकतांत्रिक जन कल्याणकारी राज्य ये करने के लिए आत्मार्पित समर्पित करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे के प्रति स्वीकृति की भावना को जन्म देंगे, एक दूसरे के स्वरूप को स्वीकारेंगे, एक दूसरे की योग्यताओं को स्वीकारेंगे, एक दूसरे में निहित निर्योग्यताओं को अस्वीकार करेंगे, और एक दूसरे में निहित असमानताओं को हम एक दूसरे में निहित हम कह सकते हैं कि दुष्प्रेरणाओं को खत्म करने के लिए विभिन्न स्तरों से सहयोग करेंगे। और यही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की खूबसूरती भी है। और इस प्रस्तावना से ही अनुच्छेद 17 जन्म लेता है, जो यह दर्शाता है कि मैं प्रस्तावना का मूल हूँ, और साथ ही मैं प्रस्तावना के मूल से, प्रस्तावना से शक्ति प्राप्त करता हूँ। अगर कोई नागरिक एक दूसरे के प्रति भेदभाव जाति, नस्ली या अन्य स्वरूप में प्रदर्शित करता है तो उस पर वैधानिक रूप से किस तरीके से कड़ा प्रहार किया जाएगा, इसके लिए राज्य विधानमंडल जिम्मेदार है। इसके लिए संसदीय व्यवस्था में संसद जिम्मेदार है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सर्वोच्च संस्थाएं हैं। जहाँ राज्य स्तर में राज्य विधानमंडल है, वहीं राष्ट्रीय स्तर में संसद है। तो उसका महत्वपूर्ण ध्येय होता है कि उन नागरिकों के सर्वोत्तम कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव लोकतांत्रिक कदम उठाए। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य को अपराध माना गया है।
किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल पर पूजा करने से रोकना या व्यक्तिगत स्थल पर पूजा करने से रोकना। अर्थात यहाँ पे यह है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर कहीं पूजा करता है, व्यक्तिगत स्थलों पर कहीं पे पूजा करता है, तो ये उसका एक उपभोग का अधिकार है, अर्थात पूजा के प्रति उसका उपभोग का अधिकार है। जब व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर पूजा करता है तो सार्वजनिक स्थल में उसका नागरिक होने के नाते एक उपभोग का अधिकार है कि वो सार्वजनिक स्थल पर अपनी, हम कह सकते हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। अगर हम उसको अस्पृश्यता के माध्यम से उसके इस अधिकार से नागरिक को वंचित करते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत जो व्यक्ति उसको वंचित करता है उसको दंडित किया जाएगा, और यही अनुच्छेद 17 में निहित है। परंपरागत, धार्मिक या अन्य आधारों पर अगर हम अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराते हैं तो यहाँ पे भी उसके प्रति दंड का विधान किया गया है, क्योंकि कोई परंपरा चली हुई है, कोई धार्मिक विधान चला हुआ है या कोई अन्य प्रकार का कोई विधान चला है जिसमें मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके स्वरूप को खंडित किया जा रहा है, उसके स्वरूप को सेंध लगाई जा रही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसको न्यायोचित ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय में उसके प्रति दंड का विधान किया जाएगा, क्योंकि कोई भी परंपरा, कोई भी विधान और कोई भी रीति रिवाज मानव के विकास में, उसके उत्थान में अगर सहयोगपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं तो उसको अस्वीकार किया जाता है। वैसे ही अस्वीकार किया जाता है जैसे अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 के द्वारा किसी कानून को अस्वीकार किया जाता है अगर वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को का हनन करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर कोई भी रीति रिवाज, कोई विधान, कोई परंपरा अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है, नागरिकों के स्वरूप का हनन कर रही है, नागरिकों के अस्तित्व को चोट पहुंचा रही है, तो हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, उसको दंडनीय बनाते हैं, उस परंपरा को, उस रीति रिवाज को। हमने देखा होगा दोस्तों, जिस तरीके से खौफ पंचायत के अंतर्गत एक परंपरा चली होती है कि हम अपने स्तर से निर्णय लेंगे, वैधानिक स्तर के निर्णय को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे द्वारा दिया गया निर्णय ही इस खौफ पंचायत के सदस्यों पर लागू होगा, और जो निर्णय हम देंगे उसके लिए हम संप्रभु हैं। अर्थात हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्तर से निर्णय दे रहे हैं। हमारा निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती है। हमारा निर्णय संप्रभुता, हमारी संप्रभुता, हमारा निर्णय लेने का अधिकार अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती होता है तो ऐसे समय में हम अपने निर्णय, हमारा निर्णय और हमारा कह सकते हैं कि परंपरा, हमारा जो अधिकार है वो लोक कानूनी तौर पर प्रतिबंधित हो जाता है, क्योंकि कोई भी रीति रिवाज, रूढ़ी, प्रथा अगर मानव के विकास में, लोकतांत्रिक विकास में बाधक होती है तो उसको प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है। ऐसी ही अनुच्छेद 17 की भी विशेषता है। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक स्थल में प्रवेश से मना करने पर अनुच्छेद 17 के तहत दंडित किया जाएगा, क्योंकि कोई भी दुकान, सार्वजनिक स्थल या कोई अन्य संस्थान वो व्यक्ति और नागरिक के उपभोग का केंद्र होते हैं। अर्थात नागरिक उस पर जाके, हम कह सकते हैं, उसका उपभोग कर सकता है। सपोज एक व्यक्ति किसी शॉप से कोई सामान खरीद रहा है और उस शॉपकीपर बोलता है मैं तुझे नहीं देता हूँ, तू नस्ली भेदभाव, तू इस नस्ल का है या तू इसी जाति का है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम अनुच्छेद 17 को चुनौती दे रहे हैं, हम अनुच्छेद 17 में निहित अस्पृश्यता के अंत को चुनौती दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम नागरिक के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, हम नागरिक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उसमें निहित उसके स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये अस्पृश्यता को जन्म देता है, और इसी अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हमने अनुच्छेद 17 निर्मित किया, ताकि हम नागरिक को सार्वजनिक स्थलों का उपभोग करने लायक बना सकें। अगर अस्पृश्यता के आधार पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को परेशान किया जाता है या उसके स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जाता है तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 के अनुसार वह दंडनीय होगा, क्योंकि वह व्यक्ति SC ST का होगा है, लेकिन वह व्यक्ति नागरिक है, वह भी एक वर्ग से आता है, वह भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर वह उसके साथ कोई नस्ली भेदभाव, जाति भेदभाव किया जाता है तो अनुच्छेद 17 के तहत वह दंडनीय प्रावधान है, क्योंकि अनुच्छेद 17 यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके प्रत्येक स्वरूप में, प्रत्येक जाति के साथ, प्रत्येक नस्ल के साथ और प्रत्येक रंग भेद के साथ स्वीकार किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर रंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद और उसके स्वरूप में कोई भी अंतर पैदा नहीं किया गया है। यही हमारे एकीकृत राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाता है कि हम किस तरीके से नागरिकों को उसके स्वरूप से स्वीकार करते हैं और किस तरीके से भारत के भविष्य को निर्मित कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों या अन्य स्थलों पर अगर किसी व्यक्ति को उसका जाने से रोका जाता है तो वो भी अस्पृश्यता के अपराध के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी अस्पृश्यता को मानता है तो वो भी अस्पृश्यता के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं कि दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि अस्पृश्यता किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं की गई। अगर हम किसी व्यक्ति को सामान या बिक्री करने से, या उस व्यक्ति को सामान बेचने से, या उस व्यक्ति को अपनी शॉप में आने से रोकते हैं, या उस व्यक्ति को निजी सार्वजनिक संस्थानों का
सार्वजनिक केंद्रों का उपभोग करने से रोकते हैं तो वो भी अस्पृश्यता के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, क्योंकि इन समस्त सुविधाओं का व्यक्ति एक नागरिक के तौर पर उपभोग करता है। व्यक्ति नागरिक के तौर पर उन समस्त संस्थाओं में सहयोगी है और उस समस्त संस्थाओं का उपभोग करता है। अगर व्यक्ति के लिए इन संस्थाओं व्यक्ति और संस्थाओं के मध्य हम अंतर स्थापित करेंगे, न तो संस्थाएं अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे और न ही व्यक्ति नागरिक के तौर पर अपना उद्देश्य की प्राप्ति करेगा, क्योंकि व्यक्ति नागरिक के तौर पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तब करेगा जब वह संस्थाओं से जुड़ा रहेगा, जब वह हम कह सकते हैं विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ा रहेगा। अनुच्छेद 17 की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हम नागरिक और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मध्य कोई भी अंतर पैदा ना करें, अर्थात उसको एक ऐसे जुड़ाव उसको इस तरीके से जोड़ें ताकि नागरिक और व्यवस्थाओं के मध्य निहित अंतर कम किया जा सके और एक दूसरे के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। जहाँ संस्थाएं अपने स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति करेंगी, वहीं नागरिक अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के उद्देश्य की प्राप्ति करेगा, वहीं नागरिक अपने स्वरूप के उद्देश्य की प्राप्ति करेगा, क्योंकि नागरिक का भी उद्देश्य होता है। जब हम एक व्यक्ति को नागरिक बनाते हैं तो वो उद्देश्य से पूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में व्यवस्थाओं और नागरिक के मध्य एक घनिष्ठ संबंध होता है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक संबंध को बनाए रखने के लिए हमने अनुच्छेद 17 को निर्मित किया, ताकि अनुच्छेद 17 के माध्यम से हम जो भी असमानताएं चाहे वो सूक्ष्म रूप से लेके बृहद स्तर तक हो, उनको न सिर्फ उनके मूल स्वरूप में नष्ट किया जा सके, बल्कि इसके लिए वैधानिक दंडिक प्रावधान भी किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे नागरिक एवं व्यक्ति को संविधान द्वारा एक विधिक रक्षा कवच दिया गया है, एक ऐसा रक्षा कवच जो नागरिक में निहित उसकी अंतर्निहित क्षमताओं, उसकी योग्यताओं, उसके प्रतिनिधित्व के स्वरूप को धरातल पर स्पष्ट रूप से निकाल सके। और यही अनुच्छेद 17 की महत्व विशेषता भी है कि हम किस तरीके से नागरिक में निहित क्षमताओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक मार्ग तैयार करें, एक ऐसा मार्ग जिसमें अयोग्यताओं, हम कह सकते हैं कि भेदभाव, असमानताओं को नष्ट किया जाए और नागरिक के मध्य अंतर को कम किया जा सके। और यही अंतर जब कम होता है तो हम एक राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को निर्मित कर रहे होते हैं। तो आई होप दोस्तों, आज का वीडियो हमें अनुच्छेद 17 को समझने में सहयोगी रहा होगा, सहयोगपूर्ण रहा होगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 मात्र अनुच्छेद 17 नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के अंतर्गत हम विभिन्न स्तर की नियोग्यताओं, असमानताओं, भेदभाव, जाति, नस्ली या अन्य प्रकार के भेदभाव को मिटाने की कोशिश करते हैं। हम नागरिक और व्यवस्थाओं के मध्य एक मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, एक लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ताकि नागरिक अपने नागरिक होने के उद्देश्य की प्राप्ति करे, देश अपने लोकतांत्रिक होने के उद्देश्य की प्राप्ति करे, संस्थाएं अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के उद्देश्य की प्राप्ति करें। और यही हमारे अनुच्छेद 17 की हम कह सकते हैं कि एक खूबसूरती है जो नागरिकों को प्रदान की गई है। दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।